तो आइए, आज का सेशन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंबाइंड है। इसके पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट का अप्रोच बेसिक दिया था। मैंने उस सेट में भी उन सवालों को छोड़ रखा था जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड थे। अभी आज हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्रोसेस समझ लेंगे, उसकी भी एक्टिविटी जान लेंगे, तो हम सिंपल और कंपाउंड को मिला करके एक सेट पैटर्न अच्छे से सॉल्व करेंगे और इसकी एक्टिविटी को अपनी तैयारी में इन्वॉल्व करेंगे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा और जो जरूरत की चीजें हैं उसको हम आपको देते चले, वो कंटेंट आपको देते चले जो आपको परीक्षा में काम आए कल। क्योंकि जब पेपर में आप जाएंगे तो जो पैटर्न्स ऑर्डिनरी है जिसमें एवरेज करना है, परसेंटेज करना है, वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंट मैथमेटिक्स के अप्रोच से सवाल आते हैं उन्हीं में हमें दिक्कत होती है। इसी के लिए मैं इन सारे सेशंस को आपको छोटे छोटे करके ही दे रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, केसलेट भी आएगा, इसके अलावा चाल दूरी समय भी आएगी, नावधारा भी आएगी, ट्रेन भी आएगा, नलटंकी भी आएगी और टाइम एंड वर्क भी आएगा। जो भी मतलब यहाँ पर पार्ट हो सकता है आपकी प्रिपरेशन का, आपकी तैयारी का, वो सब कुछ मैं इन्वॉल्व करूंगा। आप निश्चिंत रहें, आप पढ़ें और एक एक चीज को अच्छे से समझें। पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो हमने सिंपल इंटरेस्ट आपको अच्छे से समझाया था। सिंपल इंटरेस्ट में अगर हमारे पास मूलधन है, ब्याज की दर है, समय है, और तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। अमाउंट आप देख ही रहे हैं। जबकि इसमें एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण होती थी कि ब्याज जो होता है प्रतिवर्ष क्या रहता है, समान रहता है। ब्याज प्रतिवर्ष समान रहता है। अब आप एक एक करके समझिए। थोड़ा सा मैं इसमें आपको इसके आगे की एक्टिविटी अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पहले समझा दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। ध्यान से देखिएगा, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मैं इसका डिफरेंस भी साधारण ब्याज के साथ करके आपको देता हूं। सबसे पहले इसको जानिए कि यह कैसे काम करता है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है, पहले इस पर आप लोग अप्रोच बनाइए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहां भी एक मूलधन होता है, ठीक है, जो कि आपका पी है। यहां भी एक ब्याज की दर होती है जो R% पर एनम है, R% पर एनम है। यहाँ पर समय होता है जो आपका टी या एन है। और इस समय जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक सिंपल फार्मूला होता है। हालांकि हमें फार्मूले को नहीं बल्कि सतत वृद्धि को फॉलो करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले के लिए हम सबसे पहले अमाउंट का फार्मूला बनाते हैं। अमाउंट का जो फार्मूला होता है पी 1+rate/100 टू द पावर n होता है। बट इसको बहुत कम अप्लाई किया जाता है, बस ये रखने के लिए, जानने के लिए है। आपको अगर यहीं से सीआई निकालना है तो सीआई बराबर अमाउंट, क्योंकि आप सबको पता है जो अमाउंट होता है P प्लस SI या CI होता है। तो CI अगर कैलकुलेट करना है तो अमाउंट से अगर हम लोग यहाँ पर अमाउंट से प्रिंसिपल घटा दें, अर्थात अगर अमाउंट आपका P 1+R/100 टू द पावर n है, इसमें से अगर मैं P घटाता हूँ तो P कॉमन करते ही यहाँ पर वैल्यू 1+R/100 टू द पावर n -1 हो जाएगा। यही आपकी CI हो गई। करेक्ट है, यही चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बट मैंने फिर से कहा ना कि बहुत कम अप्लाइड होता है। आपको जो मिलेगा उसको देखिए, लेकिन उसके पहले कुछ बातें जरूर सेट अपने दिमाग में रख लीजिए जो जरूरत की चीजें हैं। अब प्योर मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ाना इसमें, अच्छे से समझिए जो बताना चाहता हूं। जो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ठीक है, उसका जो कैलकुलेशन या जो वैल्यू होती है वो हमारे मोड ऑफ कन्वर्जन पर डिपेंड करती है, मोड ऑफ प्रोसेस पे डिपेंड करती है कि आप कितने समय के बाद ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। दरअसल इसमें होता क्या है कि आपने कोई निवेश किया, जहां पर आपने निवेश किया वहां ब्याज का कैलकुलेशन अगर साल भर में हो रहा है, दरअसल जो रेट होता है ऑलवेज पर एनम लिखा रहता है, प्रतिवर्ष लिखा रहता है। समझने की कोशिश करिएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब हमारे पास जो हमारा ब्याज का कैलकुलेशन साल भर में होगा तो साल भर का ब्याज आपके प्रिंसिपल में जुड़ेगा और अगले साल का नया अमाउंट, जो अगले साल हमारे पास अमाउंट बनकर आ रहा है, वही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन ब्याज का जो कैलकुलेशन होता है कई बार वार्षिक होता है, मतलब मैक्सिमम वार्षिक होता है, लेकिन कई बार इसी को हम छमाही भी कंसीडर करते हैं और कई बार हम इसको तिमाही भी कंसीडर करते हैं। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर हमारे पास ब्याज दर R% है और समय हमारा T है, तो वार्षिक में तो यही रहेगा कि R% ही रहेगा, वार्षिक में तो R% ही रहेगा और समय T ही रहेगा। बट छमाही में R/2% हो जाएगा, दर आधी हो जाएगी और समय 2T हो जाएगा, मतलब समय का डबल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जब दर की बात करेंगे तो यहाँ पर R/4% हो जाएगा। कब के लिए? तिमाही के लिए, क्योंकि साल में 4 तिमाही होती है और समय आपका 4 गुना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ब्याज का कैलकुलेशन करते हैं और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। जो पहले पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद चीजें हम बताते हैं आपको। ये चीज हो गया ना, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैंने बता दिया आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे होता है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंटर्स आपको दिमाग में रखने हैं, जैसे क्या कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज वो प्रतिवर्ष समान रहता है। वो प्रतिवर्ष क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है, प्रतिवर्ष समान रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज
चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष सतत वृद्धि के हिसाब से बढ़ता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष सतत सतत वृद्धि पर आधारित होता है। अर्थात जो पहले साल हमें ब्याज मिलेगा वो अगले साल के लिए फिर से हमारा अमाउंट बन जाएगा, मतलब हमारे प्रिंसिपल में ऐड होकर के नया अमाउंट दे देगा, इसलिए हमारी वृद्धि सतत आधारित हो जाती है। इसमें एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है कि पहले साल क्या होता है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। पहले साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट ईयर से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप ऐसे सिंपल समझिए कि मान लो हमने कहा कि हमारी ब्याज की दर जो है वो है 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। अगर आप यहीं पर साधारण ब्याज की बात करोगे तो साधारण ब्याज क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि हम 2 साल की बात कर रहे हैं तो साधारण ब्याज 2 साल में 20% होगा। जबकि यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप सोचेंगे तो हमारे पहले साल के ब्याज पर पुनः ब्याज मिलेगा, अर्थात यह ब्याज हमारा 21% हो जाएगा, जो कि ऐसे काम करेगा, क्योंकि 2 साल की बात है ना, तो 2 साल का है 10%। देखिए ऐसे काम किया कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100 जो सतत प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, यह 21% हो जाएगा। ऐसे 3 साल में और आगे बढ़ता चला जाएगा। जबकि साधारण ब्याज आपका अगर 10% पहले साल है तो वही दूसरे साल, वही तीसरे साल, वही चौथे साल, यही कंटिन्यूड होता रहेगा। उसमें ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें ब्याज सतत वृद्धि के ऊपर आधारित होता है। जैसे कुछ पैटर्न देखिएगा तो समझ में आएगी चीजें। मान लीजिए जैसे मैंने एक एक्टिविटी आपको दी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कंफर्म होगा। यहाँ पर कुछ अलग अलग योजनाएं हैं, योजना ए है, योजना बी है, योजना सी है, योजना डी है। कुछ अलग अलग पैसे निवेश किए गए। योजना ए में 15,000 निवेश किया गया, योजना बी में 20,000 निवेश किया गया, योजना सी में 12,000 निवेश किया गया, योजना डी में 25,000 निवेश किया गया। सबके अलग अलग ब्याज दर थे। पहले यहाँ पर 10% का ब्याज दर, यहाँ 8 का, यहाँ 12 का, यहाँ 6% का ब्याज दर था। समयों की भी अलग अलग स्थिति दे रखी थी, यहाँ 3 साल, यहाँ 2, यहाँ 1, इस तरह से 2 अलग अलग समय दिया था। ब्याज का मोड भी अलग अलग दिया था कि पहले योजना में साधारण ब्याज के हिसाब से निवेश होता है, दूसरे योजना में चक्रवृद्धि ब्याज होता है एनुअली, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है। एनुअली का मतलब क्या है, वार्षिक है। तीसरी योजना में चक्रवृद्धि ब्याज है बट हाफ ईयरली है, मतलब छमाही है। जहां पर मैंने आपको लिखवाया था दर आधी हो जाती है, समय दोगुना हो जाता है। और तीसरी योजना भी हमारी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित है। इस प्रकार से अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग पैसे हैं, अलग अलग ब्याज दर है, अलग अलग समय है, और अलग अलग ब्याज कैलकुलेशन का प्रोसेस दे रखा है। अब इसको अगर हम समझ पा रहे हैं तो हमारे पास जब प्रश्न आया कि जैसे इसने कहा जो हमारी स्कीम बी थी, स्कीम बी आपको ही दिख रही है, स्कीम सी से प्राप्त कुल चक्रवृद्धि ब्याज के बीच सटीक अंतर, डिफरेंस बताना है कि अगर हम बी में जो ब्याज हमको मिला है सी के ब्याज से हम कंपेयर करें तो दोनों के बीच का क्या अंतर है। तो हम यहां पर चलते हैं बी में। बी का पैसा कितना है, 20,000। ध्यान दीजिएगा 8% की दर है, 2 साल का समय है, और चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। तो हम स्कीम बी के पास गए। 15,000 मेरे पास रुपए, सॉरी 15 नहीं, 20,000 मेरे पास धन था टोटल। यहाँ प्रिंसिपल कितना आप देख लीजिए। प्रिंसिपल यहाँ पर अगर हम योजना बी, स्कीम बी की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल हमारा 20,000 है, करेक्ट है। और ब्याज की जो दर है हमारी वो 8% पर एनम है। और साल कितना है, समय कितना है, 2 साल का है। 2 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। दोनों के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ही पूछ रहा है, 2 साल की बात है। देखिए ध्यान से कैसे ब्याज निकाला जाएगा। इसके लिए जो टेबल प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं उसका उपयोग करें, या तो एक तरीका ये है कि आप इसको 2 साल का जो ब्याज प्रोसेस होता है कि 8 प्लस 8, अगर ये साधारण होता तो 8 8 16% होता, बट ये 8 प्लस 8 प्लस 8 गुणे 8/100 करने से 16.64 हो जाएगा। 16.64% की ब्याज दर होगी। 2 साल में अगर मैं 8% को चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर सोचूंगा तो मुझे मिलेगा 16.64%। देखिए 16.64% कितना होगा, 16.64% है तो बटा 100 हुआ, दशमलव और हटा, 2 जीरो और आया। पैसा कितना था आपका, 20,000 था, 20,000 था। 4 जीरो ऐसे निपट गया, इसका गुणा करिए, 2 चौके 8 है, 2 छंगे 12 है, 2 छंगे 12 एक 13 है, 2 एक के 2 एक 3 है। 3,328 रुपए यहाँ से हमको ब्याज मिलेगा जब हम 20,000 का निवेश 8% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक मोड पर हम कैलकुलेट करने के लिए देंगे, अर्थात हम निवेश करेंगे तो हमें 20,000 पर इतना ब्याज टोटल मिलेगा जो स्कीम बी से हमको मिल रहा है। मैं स्कीम सी के पास गया,
स्कीम सी के पास गया, स्कीम सी में 12,000 का निवेश किया गया है। कितने का? 12,000 का। 12,000 का निवेश है, 12% की ब्याज दर है, 1 साल का समय है, लेकिन यहाँ छमाही कैलकुलेट हो रहा है, तो हम स्कीम सी में है। स्कीम सी की अगर हम बात करें तो यह जो 12% है ये बन जाएगा 6%। दर क्या हो जाएगी? 6। बोलो क्यों? क्योंकि दर हाफ ईयरली में छमाही हो जाती है, छमाही में हाफ ईयरली जो होता है उसमें दर आधी हो जाती है, और समय जो 1 वर्ष दिया है ये 2 वर्ष हो जाता है, 2 वर्ष हो गया। तो अब यहाँ पर 6 दूना 12 हम साधारण तो कर नहीं सकते हैं, हमें जैसे वहां पर हम लोगों ने सतत का उपयोग किया था, यहाँ पर हम फ्रैक्शन का भी उपयोग कर लेते हैं। जैसे यहीं पर हम चाहते हैं ना, जो 8% था 8/100 करते, 4 दूना 8, 4 25 बार, तो 25 से 27, 25 से 27 कर सकते थे। बट ऐसे ज्यादा आसान पड़ेगा इस समय अगर हम इसको फॉलो करते हैं। अगर हम 2 साल के लिए सोचे तो 6+6 गुणे 6/100, अर्थात ये हो जाएगा 12.36%। 12.36%। पैसा कितना यहां पर? 12,000 है, तो मैं लिखूंगा 12,000 प्रिंसिपल है, गुणे लिखूंगा क्या पता है? 12.36 जो परसेंट है बटा 100 होगा। ठीक है, 0.2 हटेगा, 2 जीरो और आएगा, इसका 3 जीरो इसके 3 जीरो से चला जाएगा, ये सही हो गया। अब पूरी तरह से तो कट नहीं रहा है, तो 12 से गुणा करिए, 12 छंगे 72 की 2 हासिल 7 होता है, 12 36, 36 8 36 7 43, 36 7 43, 3 हासिल 4 होता है, 12 दूना 24, 4 28 के 8 हासिल 2 होता है, 12 के 12, 12 दो कितना होता है? 14 होता है। 10 से भाग करने पर 1483, क्योंकि यहाँ पर 10 से भाग करना भी होगा, तो 1483.2 यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जैसे यहाँ से 3328 मिला था, वैसे यहाँ से कितना मिल रहा है? 1483.2 मिल रहा है। दोनों के बीच का कह रहा सटीक डिफरेंस बताओ। 3328 से अगर मैं 1483.2 घटाता हूं, यहाँ 0.0 यहाँ 0.2, तो 10 से 2 8 होता है, 7 से 3 4 होता है, और 12 से 8 4 होता है, 12 से 4 8 होता है, करेक्ट है। यहाँ 1 1844.8 है। 1844 कितना हो रहा है? 8 से 3 5 होगा, 7 से 3 4 हो रहा है, तो एग्जैक्ट जो है हमारे पास कितना आ रहा है भाई? 1483। एक बार फिर 12 छंगे 72, 2 हासिल 7, 12 तिया 36, 7 43, 3 हासिल 4, 12 दूना 24, 4 28, 8 हासिल 2, 12 के 12 2 14, एकदम करेक्ट है हमारा यहाँ पर। जिसका हो जाए प्लीज हमें बताएं। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है? रिजल्ट जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3328 आया था, 3328 से मैं घटा रहा हूं 1483.2, तो 10 से 2 8 हो गया, 7 से 3 4 हो गया, 7 से 3 4 हो गया, और यहाँ 11 से 8, देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नहीं सही तो था, 12 से 8 4 हो गया, और ए आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 से 4 8 हो गया, करेक्ट है, और उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1844 समथिंग होगा, 0.8। तो यहाँ पर 1844.8 को हम लोग विकल्प में नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पर ई विकल्प भी होगा। राइट सोल्यूशन फिलहाल इतना ही है, 1844.8 ही होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहीं पर 45.2 दिया था, या कोई विकल्प आपका सेट हो जाता, तो 1844.8 करेक्ट आंसर इसका सही उत्तर होगा। सही जो सटीक डिफरेंस की बात करा जाए तो 1844.8 ही होगा। हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, हम ई विकल्प अगर लगा रहेगा तो हम इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, लेकिन सही उत्तर आपका 1844.8 ही है। समझ रहे बातों को? तो पॉइंट कर लीजिएगा, आप भी वेरीफाई कर लो, हम तो अपने स्तर पे जितना करना था कर लिए, लेकिन आप भी वेरीफाई कर लेना, अगर आपको लगे तो हमें बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उसको पढ़िए बहुत गौर से ध्यान से, क्योंकि ऐसे सवाल बनते हैं। हमसे कह रहा है स्कीम ए, स्कीम ए आपको यहां दिख रही है कि दर में अगर 2% की वृद्धि कर दी जाए, तो दर जो है आपकी 10 में 2 जुड़ करके 12% पर एनम हो जाएगी, करेक्ट है। और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए, जो साधारण ब्याज इसको काट करके चक्रवृद्धि कर दिया जाए, साधारण काट करके चक्रवृद्धि कर दिया जाए, तो 2 साल के बाद कुल मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2 साल के बाद कुल मिश्रधन कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे। चलिए, हमने जैसे आपसे कहा कि हमारी दर अब कितनी हो चुकी है? दर हमारी हो चुकी है 12% पर एनम, ठीक है, 12% पर एनम। और हमारा जो प्रिंसिपल है वो आपको कितना दे रहा है? 15,000 दे रहा है, ठीक है, 15,000 दे रहा है। अब क्योंकि यहां पर जो समय है वो 3 साल का है ना, अब 3 साल का है, हम स्कीम ए की बात भी कर रहे हैं, 12% हमारी ब्याज दर भी हो चुकी है, 3 साल का समय, और लेकिन यहां पर इसने भले 3 साल बोला है, लेकिन यहां पर सवाल की बात करी तो केवल 2 साल की ही बात कर रहा है। समझ रहे? हमने साधारण ब्याज भी काट दिया, चक्रवृद्धि बना दिया, दर भी हमने अपडेट कर दी, और समय भी इनके हिसाब से हमने अपडेट करके 2 साल बना दिया।
अब हमको यहां पर 2 साल में क्या हमको मिश्रधन मिलेगा उसका आंसर करना है। दो तरीके से उत्तर कर सकते हैं। जैसे पहला, अगर हम यहां पर 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो इस 12% को हम 2 बार बढ़ाएंगे सतत रूप से, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणे 12/100 होगा, है ना। 12 12 24 हो गया, 12 12 में 144 होता है, तो 1.44, तो 1.44 बढ़ेगा, अर्थात ये 25.44% का इंक्रीज आएगा। इस 15,000 पर 25.44% का इंक्रीज आएगा। तो ब्याज तो कंफर्म हो जाएगा कितना आएगा। जैसे अगर मुझे ब्याज निकालना था कि ब्याज कितना होगा, ठीक है, तो 25.44 लिख दीजिए, परसेंट है तो बटा 100 लिख दीजिए, दशमलव और हटाइए, 2 जीरो और हो गया, और वहां पर वैल्यू कितनी है, 15,000 है, 15,000 है। ये 3 जीरो से चले गए, 5 दूना 10 है, 5 तिया 15 है, 2 से भाग करिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4 गुणे 3 है, 3 दूना 6 है, 3 सते 21 है, 3 दूना 6, 6 2 8 है, और 3 1 के 3 है। एक सेकंड, और उसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ 3 से गुणा करा है, और हम यहाँ से 2 से भाग भी कर चुके हैं, 3 से, अब यहाँ से ब्याज आएगा, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 दूना 6 2 8, 3 1 के 3, 3 हो जाएगा, 3,816। और मैं जब अमाउंट पता करूंगा तो इसी 15,000 में 3,816 जब जोड़ेंगे तो 18,816 इसका राइट सोल्यूशन होगा। 18,816 पहला विकल्प इसका करेक्ट आंसर है, सभी लोग लगा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था, कैसे, अगर मैं यहां लिखता प्रिंसिपल, यहां लिखता अमाउंट, हमारी जो ब्याज दर थी वो कितनी थी बताएं, ब्याज दर थी हमारी 12% पर एनम थी। 12% पर एनम को अगर आप फ्रैक्शन में लिखते, 4 तिया 12, 4 25 बार 100, मैं ऐसे कर सकता था क्या, 25 में 3 जुड़कर 28, फिर 25 में 3 जुड़कर 28, ऐसे भी सोच सकते थे आप। 25 का वर्ग 625 होता है, ठीक है, 625 होता है, और इसको भी हम लोग यहाँ पर 28 का वर्ग कर लेते, ठीक है, 28 का वर्ग कर लेते, 784 कितना, 8 8 64 हो गया, 8 दूना 16, 16 32 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, ये 6 हो गया, 32 6 38 हो गया, ठीक है, 32 कितना हो गया, 8 8 16, 16 16 32 ना, 64 हुआ, और ये आपका ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया, 4 3 12, 1200 कितना हो जाए, एक सेकंड यार, एक सेकंड, जैसे अपना 28 का है ना, 28 का है तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली भी, ऐसा नहीं, 8 8 कितना, 64, वेरिफिकेशन होना मस्ट है, 16 16 32, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो इसका 4 हो गया, 32 6 38 की 8 हासिल 3 हो गया, 4 784 जो बोल रहा था आपसे, 784 हो गया। मतलब मेरा ये कहना है कि यह मान अगर आपको 15,000 दिया था तो यह मान हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अमाउंट हो जाता, 25 25 बार होता है, और 25 छक्के 150 होता है, 25 से कर दे 24 बार होता है, और 24 से जब इसका गुणा करेंगे तो वही 18,816 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 2 ही साल का पूछा था, समझ रहे ना, इस तरह से आपका राइट सोल्यूशन आएगा। आपका जो अमाउंट बनेगा 2 साल में 18,816 रुपए, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है इस सवाल में, स्कीम डी से प्राप्त साधारण ब्याज, अब यहां पर स्कीम डी से, सही बात है, साधारण ब्याज ही है, और स्कीम ई, जब स्कीम ई हमको नहीं दिया है, अब स्कीम ई से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो क्या होगा। दरअसल यहां पर स्कीम ई को ऐड नहीं किया गया है, एक स्कीम ई यहां पर ऐड होनी चाहिए थी। अब उसमें क्या स्थिति है, नहीं है, चलो हम स्कीम ई को सी मान लेते हैं, आप ई की जगह सी कर लीजिए, और हो सकता है विकल्प ना भी मिले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग डी की बात करें तो डी से हमें क्या साधारण ब्याज मिलेगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12% ना, 12%, भाई 2 साल की बात है, साधारण ब्याज तो सही से ही निकलता है, और इसका मैं करूंगा तो 25,000 का 12% होगा, और इसको हम सी मान लेते हैं, तो सी का चक्रवृद्धि ब्याज ले लेते हैं, और हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने शायद इसका हाफ ईयरली हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला भी था, जैसे हम पहले सवाल में ही देखिए, अगर आपने किया था कैलकुलेट, ये वाला जब सवाल हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, तो सी से देखिए हम लोग जो करे थे छमाही कैलकुलेट, 1483.2 आया था, मतलब हमने जो सी का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था, उस सी का चक्रवृद्धि ब्याज 1483 दशमलव कितना आया था, देखिए ट्राई कर लीजिए, 1483.2 आया था, अगर हम सी को कंसीडर कर रहे हैं तो सी का 1483.2 आया था। अगर हम सी को मान रहे हैं तो अभी पता चले कि सी है ही नहीं है तो कुछ कुछ अलग ही बात होती। फिलहाल हमारे सामने 25,000, मैं उसी हिसाब से उत्तर कर रहा हूं, मिले मिले ना मिले कोई बात नहीं, 12/100 है, 2 जीरो खत्म, ये 500 हो जाएगा इसका मान,
और इधर अपने पास कितना था, 1483.2 था, 1483.2 था, 10 दशमलव हटेगा जीरो तो इसके साथ आएगा तो 50,000 हो जाएगा। और यहाँ 1483 के बाद 2 है, तो आप इसको चेक कर लेना, जो मैच करे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, यहीं से छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हमने जैसे आपको करके दिया है उसी हिसाब से इसको पॉइंट कर लीजिएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार देख लेना, जैसे हमने यहाँ पर एक सेकेंड कुछ गलतियां हुई है यहाँ पर। अगर हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका जो 12% आएगा कितना आएगा, देखिए यही चीज है ना, कॉन्फिडेंस में हमको लग रहा था कि उत्तर अभी मिलेगा नहीं, इधर उधर में कर लो ना करो कोई फायदा नहीं है, फिलहाल मैं कर देता हूँ। 12% इसका करिए तो दशम परसेंटेज की वजह से 2 जीरो चले गए, 12 शून्य शून्य, 12 पंचे 60, बाद में 24 से 30 है, 3,000 हो जाएगा। जबकि इसकी बात किया तो 1483.2 है, दशमलव हटेगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। अभी इसको सरल कर सकते हैं, 4 से देखिए कट रहा है, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 7500 हो गया, 4 तिया 12 होता है, 4 सते 28 है, 4 अठे 32 है, अभी भी 4 से कटेगा, 4 एक के 4 है, 4 अठे 32 है, 4 सते 28, 4 पंचे 20 है, 4 नवा 36 है, 4 दूना 8 है, 4 सते 28 है, 8 7 15, 8 23, 1 24, 9 2 11, 7 18, 3 से कट रहा है दोनों, 3 से कट रहा है, 3 छंगे 18 है, ठीक है, 3 छंगे 18 है, 3 दूना 6, 3 पचे 15 है, और 3 तिया 9 है, और 3 9 27 है। बस ऐसे ही कुछ हम लोग ला सकते हैं इस लेवल पर, बाकी तो मुझे लगता है कि ठीक ही है, 5 2 6 7 7 है, बस ठीक है। अब मैथ तो करा नहीं था, वैसे भी मैंने आपसे कहा था, ठीक है, इस लेवल पर ला करके रोक सकते हैं अपने स्तर पर। जैसे अगर हमने सी की तरफ, और आप लोग भी आंसर इसका कर लेना, तो सी के लिए था, एफ इसमें इन्वॉल्व नहीं था, एफ का डेटा होता तो बात दूसरी थी, या एफ का कोई निर्देश दिया जाता तो बात दूसरी थी। तो इस तरह से ये सवाल हो पाते हैं। अब पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में मैंने कुछ सवाल आपको करने के लिए दिए थे, और मैंने खुद करवाया भी था। साधारण ब्याज का सवाल था, एक दो सवाल हमने इसमें करवाया था, मैंने उसको रोका था जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल था, ठीक है, मैंने उसको रोका था जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल था। देखिए क्या था, ये सवाल रोका था, आइए इसको ट्राई कर लिया जाए, ठीक है। सवाल को पढ़ लीजिए, मैंने इसको होमवर्क में दिया था, अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। सुनिए, यदि मोहन को प्राप्त राशि उसके द्वारा निवेश किए गए पैसे से दुगनी है, ये तो शायद हुआ था नहीं, कह रहा जो मोहन है, मोहन यहां पर है, मोहन का ये सवाल शायद मैंने कराया था। चलिए इसको तो आप समझ लीजिए, इसको पूरा हम पढ़ लेते हैं। मोहन को प्राप्त राशि उसके द्वारा निवेश किए गए धन से डबल है, मतलब अगर उन्होंने 29,000 रुपए यहाँ पर प्राप्त किया है तो उन्होंने निवेश कितना किया होगा, 14,500 किया होगा। फिलहाल इसकी हमें बहुत अभी जरूरत नहीं, भी पढ़ लेते पूरी बात को। तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, 2 साल के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, यदि वह उतनी ही राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित निवेश करता है तो। समझ रहे हैं? अब आपको यह समझना है कि जैसे मोहन की बात करें, सबसे पहले तो मोहन का दर कैलकुलेट करना मुख्य है। दर क्या है यहां पर, ये पैसा तो चलो ठीक है, उसने कितना पैसा निवेश किया था, पैसा 14,500 निवेश करेगा, क्योंकि इसने ऊपर की लाइन में लिखा है कि उसने जो पैसा प्राप्त किया था इस कंडीशन में, वह पैसा जो है उसके निवेश का डबल था। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां जो निवेश हुआ था वो साधारण ब्याज के हिसाब से चल रहा था, अभी तक के प्रोसेस के हिसाब से जो सवाल दिया था। हमको जैसे इस समय प्रिंसिपल पता है, जैसे हम इस पूरी वर्डिंग्स की बात करें, यदि मोहन को प्राप्त राशि उसके द्वारा निवेश किए गए पैसे से दुगनी है, तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। जैसे यहां पर सवाल में आपने नोटिस किया समय कितना था, 5 वर्ष, कितना पैसा उसे मिला था, 29,000। इससे हमको मतलब ही नहीं है, ये साधारण ब्याज का प्रोसेस था, और हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोई पैसा था। समझिए बातों को, कहीं पर करते हैं जगह बना करके, हमारा कोई पैसा था, जैसे यहां पर मैंने जगह बनाई, हमारा कोई पैसा था, अमाउंट हुआ था, 1 से डबल हुआ था, और कितने साल में हुआ था, 5 वर्ष में हुआ था, 5 वर्ष में हुआ था। और ऐसे में अगर मैं आपको डबल होने की बात कर रहा हूं तो ब्याज 1 बढ़ा था। अब हम आपसे कह रहे हैं हमको दर चाहिए, तो दर के लिए नियम होता है कि ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो 5 से जब भाग करेंगे तो ब्याज दर हो जाएगी 20%। इसका मतलब हमारी ब्याज दर स्टार्टिंग में कितनी थी, 20% थी। आप समझो मेरी बात को, यहां पर ऐसे सोचिए, मैंने क्या बताया कि अगर मोहन का जो पैसा था 5 वर्षों में स्वयं का डबल हुआ था, तो साधारण ब्याज के हिसाब से उसकी ब्याज दर कितनी थी, 20%। 20% कैसे आई, कुछ भी पैसा ले लो, कोई 14,500 लेने की जरूरत नहीं है,
हम इस पैसे को 2 बना रहे हैं, 1 रुपए ब्याज हमको मिल रहा है, 5 साल में मिल रहा है। तो नियम होता है दर बराबर जो आप निकालने जा रहे हैं ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय करने पर 20% की दर आई। तो 20% की दर है। अब सवाल की अगली लाइन पर चलते हैं कि वह उतनी ही राशि, अब जो पैसे हैं उसके पास 14,500, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक करेगा। तो जो दर अभी आपने निकाला है 20%, अब हो जाएगी 10%। बोलिए क्यों? क्योंकि 20 का आधा होता है ना। ये कैसे है? 20% का आधा। और जो हमने समय की बात करी, इसने कहा 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष का मतलब है कि समय तो 4 साल का हो जाएगा, 4 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि डबल हो जाता है, आप सबको पता है। अब 10% को लेकर चलिए, हमको क्या निकालना है? हमको ब्याज हमको बताना है कितना होगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। पैसा इसने कहा 10 से 1 बढ़कर 11 होगा, ये 10 से, फिर 10 से 1 बढ़कर 11 होगा, फिर 10 से 1 बढ़कर 11 होगा, फिर 10 से 1 बढ़कर 11 होगा। मतलब 10,000 रुपए जमा करने से मुझे, जैसे 1331 होता है 11 का घन, उसमें फिर 11 से गुणा कर दें तो पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अभी देखिए आंसर आ जाएगा। 1331 गुणे आप 11 कर दो, 11 के 11 हो गया, 11 तिया 33, 1 34 की 4 हासिल 3 हो गया, 11 तिया 33, 33 3 36 की 6 हासिल 3 हो गया, 11 की 11 3 14 हो गया, 14,641 हो गया। मतलब जो हमारा ब्याज जुड़ रहा है 4,641, ये हमारा ब्याज जुड़ रहा है, ये ब्याज जुड़ रहा है। सुनिए, हमारा प्रिंसिपल कितना? यहाँ 10,000 है और यहाँ कितना है? 14,500 है। अब हमको जो मिला है 4,641 मिला है। इसका मान क्या होगा? एक जीरो, जीरो, 2 खत्म हो गया। इसको इससे गुणा करके 100 से भाग कर दें। मतलब आपको आपको किससे? 4,641 को 145 से गुणा करके 100 से भाग करना है। 100 से भाग करना है तो कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी आप बताइए? 4,641 को जो हमारे पास है, 4,641 को आपको किससे गुणा करना है? 145 से। हमारे पास 4,641 है, इसको गुणा मैं 145 से करूंगा और जब मैं इसको 100 से भाग करूंगा, जब मैं इसको 100 से भाग करूंगा तो हमें जाकर के यहां पर ब्याज कैलकुलेट मिलेगा। कह रहा है यदि वह उतनी ही राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है तो हमको ब्याज बताना है। तो जितना हो रहा है आंसर आप बताइए। जैसे मैंने क्या बताया, एक सेकंड, यहां पर क्या लिखना था हम लोगों को? 10,000 का मान हमारा 14,500 था, तो हमको 4,641 का मान बताना है। 4,641 का मान बताना है तो मैंने वही कैलकुलेट किया है। भाई इनके 2 जीरो खत्म हो चुके हैं। इसका गुणा करने से कितना आने वाला है? कोई बताए हमें? इसका गुणा करने से भाई हमको ब्याज ही तो निकालना है, ठीक है? ब्याज निकालना कितना आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करके कोई बताए हमें कितना है अपने पास? 4,641 है, गुण 145 है। हमको क्या पता करना है? अच्छा, कितनी राशि प्राप्त होगी, हमको ब्याज नहीं बताना है भाई, नहीं तो पता चले कि ये मान हमको निकालना। आप लोग बताइए ना प्रॉपर। हमें जो पैसा प्राप्त हुआ है उसको बताना है, हमें ब्याज निकालना ही नहीं है। हमें 14,641 बताना है, इसका मान कितना होगा? तो 14,641 से गुणा करना होगा इसको मुझे। मतलब यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने किया है, ये 14,641 गुणे 145 बटा 100 है। 14,000, बिल्कुल सही बात है। वो ब्याज नहीं निकालना था अपने को, हम लोग को कितना पैसा मिलेगा ये हमको बताना है। तो 14,641 को हम 145 से गुणा करके जब हम भाग करेंगे 100 से तो मुझे मिलेगा 21। पहले गुणा करने से हमको मिल रहा है 21, 22, 945 और जब आप 100 से भाग करेंगे दशमलव यहां लग जाएगा। 21,229 कितना हो जाएगा? 4,5। ये जो आपका ई विकल्प है ये राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ई विकल्प जो पैसा आपको मिलेगा, यस, ये सही उत्तर होगा। ब्याज नहीं बताना था हमको, ये बताना था कितना पैसा हमको टोटल प्राप्त होगा, अमाउंट हमको मिलेगा उसकी वैल्यू हमें बतानी थी। तो राइट सोल्यूशन आपका ई ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से ये वाला सवाल भी था। इसमें भी हम लोगों ने एक दो सवाल को, जो चक्रवृद्धि ब्याज का था उसको हम लोगों ने छोड़ा था, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी ये देखिए, जैसे पहला ही सवाल था, ब्याज दर अगर 5% बढ़ा दी गई और हर 6 महीने पर ब्याज जोड़ा जाता है, यस बिल्कुल, ए के लिए दी गई अवधि के बाद कुल राशि कितनी मिलेगी? अभी जैसा करके आए सेम उसी तरह का सवाल है।
चलिए हम लोग पहले देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए, अभी सेम उसी से और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ब्याज छमाही कैलकुलेट किया जा रहा है, ब्याज दर को जब 5% बढ़ाएंगे तो यह 20% हो जाएगी। ब्याज दर कितना? 20%, लेकिन छमाही के लिए यह ब्याज दर 10% हो जाएगी। और अगर 2 साल का समय है तो जैसे अभी पिछला सवाल हम करके बढ़े हैं, इसको गुणे 2 करने से कितना हो जाएगा? 4 पीरियड बनेगा, 4 वर्ष होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना क्या होने वाला है। 10% को हम 1/10 लिखेंगे और कहेंगे 10 से 1 जुड़कर 11, 10 से 1 जुड़कर 11, जो अभी पीछे करके आया हूं भाई, यही तो होगा ना। यहाँ पर 10 का जो पावर 4 है वो आपका 10,000 होता है, और यह 16,000 कितना हुआ था? अभी हम लोगों ने पीछे किया था, यहाँ पर कहाँ गया सवाल है आपका जो पीछे था, यहाँ पर 14,641 होता है। ठीक है, 14,641 होता है, मतलब 10,000 जमा करने से 14,641 मिलेगा इस कंडीशन पर। पैसा कितना था? 40,000 था। तो 40,000 में हमको क्या बताना है? ब्याज बताना है, कुल पैसा बताना है। कुल पैसा हमारा कितना हो रहा है ये बताना है। ठीक है, अमाउंट यही बोला, कुल राशि कितनी होगी। अब 10,000 का मान 40,000 के बराबर है। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 40,000। तो 14,641 का मान कितना होगा? देखिए चारों जीरो खत्म, 4 से गुणा करिए, 4 एक के 4, 4 चौके 16, 4 छंगे 24, 1 25 की 5 हासिल 2, 4 चौके 16, 2 18 की 8 हासिल 1, 4 एक के 4, 1 5, 58,564 रुपए होगा। इस सवाल के लिए जो सही विकल्प हो रहा है डी विकल्प होगा। 58,564 रुपए टोटल पैसा यहाँ पर इस कंडीशन पर प्राप्त होगा। ठीक, इसी तरह से अगला सवाल है, 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 है। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल के अंतर का एक फार्मूला होता है, PR² / 10,000। इसको ऐसे तैयार कर लीजिएगा, आप लोग याद रहे। 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर दिया है 125। यदि ब्याज सालाना जोड़ा जाता है तो बी के लिए ब्याज की राशि कितनी है? करेक्ट है, बी के लिए ब्याज की राशि कितनी है। अब यहां पर हम लोगों को पहला काम दर निकाल लेना है, तभी ब्याज की राशि निकलेगी। ठीक है, यदि ब्याज सालाना जोड़ा जाता है। पहले सुनिए, हमारे पास PR² / 10,000 बराबर 125 हमको लिखना पड़ेगा। P का मान हमारा 50,000 है, 50,000 लिखिए। R हम निकालना चाहते हैं ब्याज दर, बटा आप 10,000 कर दीजिए, बराबर 125 कर दीजिए। 4 जीरो ऐसे चले गए, 5 से इसको डिवाइड करिए, 25 हुआ। तो ब्याज दर हमारी कितनी हो गई? 5%, क्योंकि 25 का वर्गमूल होगा तो 5% हो जाएगा। अर्थात हमारी जो ब्याज दर होगी वो 5% पर एनम है बी के लिए। अब इसने कहा है कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज, चलिए ठीक है, तो बी के लिए ब्याज की राशि, अगर यहां पर हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से चल रहे हैं तो 5% की दर है, 3 साल का समय है, 50,000 निवेश करने पर 3 साल में हमें कुल कितना पैसा ब्याज के रूप में मिलने वाला है, आइए ट्राई किया जाए। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे अगर पीछे किया हम लोगों ने 1/20, हम क्या कह सकते हैं कि 20 से 1 जुड़कर 21 हो रहा है, फिर 20 से जुड़कर 21 हो रहा है, फिर 20 से जुड़कर 21 हो रहा है, मतलब 8,000 से 9,261 हो रहा है। करेक्ट है, ब्याज पूछा गया है। 8,000 का मान आप 50,000 से कंपेयर कर दो, लिख दो कि 8,000 का मान बराबर, हमको ब्याज पूछा जा रहा है कि हाँ ब्याज पूछा जा रहा है, तो ब्याज होगा 1,261। भाई इससे इसको जोड़कर देखिए, 8,000 का मान 50,000 होगा तो 1,261 का मान कितना होगा? 3 जीरो ऐसे ही खत्म हो गया। 8 से इसको भाग करना है, बट पहले गुणा कर लीजिए, मतलब 1,261 गुणे 50 बटे आपके पास 8 है। शून्य होगा, 5 एक के 5, 5 छंगे 30 की शून्य हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13 की 3 हासिल 1, 5 एक के 5 1 6 बटा आप 8 कर दें। 8 8 64 तो जाएगा नहीं, 7 बार जाएगा बिल्कुल, तो वही आएगा 8 7 56, 7881.25 होगा, जो आपका पहला ऑप्शन है, यही सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा ना। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए कितना होता है, एक बार भाग कर लेने पता चले, 2 विकल्प है ना, 7 वाले हैं। तो हमने, हमारे पास था 63,050 था, मैंने इसको जब 8 से भाग किया तो 8 7 56 हो गया, 56 7 63 होता है, 7 जीरो 8 8 64 होगा, सही है, पहला विकल्प आपका राइट सोल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से सवाल थे, पूरा आपने हल कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा कुछ नहीं था। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहिएगा अपना, जिससे अगर कोई पीडीएफ मिस हो जाए तो आपको सारे वो पैटर्न, सारी वो पीडीएफ मिलता रहे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।